Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. So let's get started with the first question. First question is the percentage of nitrogen in N2H4. तो परसेंटेज निकालने का तरीका जो है वो हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें पेपर में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर जो ऑप्शंस के दरमियान में परसेंटेज का गैप होता है वो सिग्निफिकेंट इनफ होता है आपको जज करने के लिए कि परसेंटेज किस रीजन में, किस रेंज में फॉल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखें तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मैस ऑफ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के दो एटम हैं, उनका मैस 28 होगा, ओवर मैस ऑफ कंपाउंड नाइट्रोजन 28 और हाइड्रोजन 4 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर, तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लगाएंगे। जस्ट अज्यूम, आई बिलीव कि ये 32 नहीं है, इट इज़ 30, और जब मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 रखकर वैल्यू निकालता हूँ तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 3 8s are 24, यानी कि 8 का डिजिट या 3 9s are 27। 30 यहाँ पर अगर आप 0.9 कर दें तो यहाँ पर 1 हो तो ये 0.9 के करीब वैल्यू आ सकती है। तो 0.9 के करीब जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा सही वैल्यू होगी और वो वैल्यू तकरीबन 87% बन रही है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप फिगर को जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उस तक आप राउंड ऑफ कर देते हैं। 32 से कैलकुलेशन आल्दो हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 32 से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूँ तो 28 और 32 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, और फिर आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3s are 24, तो ये अराउंड 256 आएगा। आप देख सकते हैं कि 0.8 फैक्टर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और 0.8 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स अराउंड ग्रेटर देन 80%। तो 80% से ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और ना हमसे एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछेगा जिसमें ऑप्शन हो लाइक 87%, 88%, 89%, इस तरह के ऑप्शन नहीं होते। आप देख सकते हैं कि पहले डिजिट से ही अंदाज़ा हो रहा है कि 80% प्लस जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयोनिक स्पीशी। वर्ड आयोनिक स्पीशी यहाँ पर अहम है। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज। तो अगर आयोनिक स्पीशी के मैस को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे कह देंगे कि ये डेल्टा ऑप्शन है, आयोनिक मैस जो है वो हो जाएगा। क्लियर हो गई जी बात। मैस अगर आप आयोनिक स्पीशी का जो है वो आप उसे ग्राम आयन या मोलर मैस उसे कह सकते हैं और ये उसका आयोनिक मैस भी होता है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देख लें। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालने होंगे तो फॉर्मूला हमारे पास जो चल रहा है वो होगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर जवाब निकालते हैं यू गेट 0.25, यानी कि 1/4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू है 6.02 10⁻23। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये 1.5 के अराउंड जवाब आ रहा है, जो कि हमारे पास ऑप्शंस में डेल्टा ऑप्शन बन रहा है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। अल्फा ऑप्शन, इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर। क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होता है? डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। बीटा ऑप्शन, इट प्रोड्यूसेस लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही है। चार्ली ऑप्शन, इट ऑफर्स लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर रिएक्शन। डेफिनेटली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए थे रिएक्शन के अंदर, इसीलिए वो रिएक्शन के अंदर जो है वो लिमिटिंग हो गया, वो खत्म हो गया। ऑफर्स लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर रिएक्शन का मतलब है कि ओवरऑल रिएक्शन में उसकी जो मॉलिक्यूल्स की कंट्रीब्यूशन थी वो कम होने की वजह से वो रिएक्शन में ख़त्म हो गया है। और डेल्टा ऑप्शन, इट इज़ फाउंड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है?
जी नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं करता रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो फोर्थ में डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैस ऑफ ए फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। NaCl का अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट होगा तो फार्मूला यूनिट का जो मैस होगा उसे आप कहेंगे कि 58.5 AMU होता है, और AMU वाला ऐसा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि 58.5 इंटू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो है ना AMU की वैल्यू है। जब AMU नहीं दिया हुआ तो AMU की वैल्यू वाला आंसर हम सही कर देंगे, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 0.001 मोल ऑफ गैस एट STP। इस सवाल को हल करने के लिए हम कंपैरिजन बनाएंगे मोल्स का और वॉल्यूम का एट STP। हम जानते हैं कि अगर किसी गैस का 1 मोल STP पर पड़ा हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप कह सकते हैं 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। सही हो गई जी बात। अब हमारे पास कितने मोल हैं? 0.001, यानी कि मैंने लेफ्ट साइड पर 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.001 आ गया, राइट साइड पर भी 1000 से डिवाइड किया 0.001 आ गया। तो 0.001 मोल जो हैं उनके अंदर वॉल्यूम हो जाएगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसा ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है चार्ली ऑप्शन में, 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O एंड मॉलिक्यूलर मास 110 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको निकालना पड़ जाए, आप फार्मूला लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इसे निकालने के लिए N और एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए होते हैं, और N जो होता है ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो 110 है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। 3 कार्बन है, 12 3s are 36, और हाइड्रोजन कार्बन का यहाँ पर मास 3 कार्बन का 39, 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, तो ये मास जो है ना 55 बनता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास 55 आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 110 है, तो यहाँ से N की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 2 है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला ये आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O2 बन जाता है, जो कि सही ऑप्शन है, बीटा यहाँ पर सही हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिक्रीज इन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, जब एक्चुअली आप कोई प्रोडक्ट हम सोचते हैं एक रिएक्शन करवाया गया है तो थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड होती है, और रिएक्शन के अंदर उस यील्ड में कमी आती है। जब एक्चुअली रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो रिएक्शन के अंदर जो यील्ड है वो कम कैसे हो जाती है? वो कम हो सकती है, क्या फास्टर रिएक्शन से रिएक्शन की यील्ड कम हो जाएगी? जी नहीं, रिएक्शन की यील्ड जो है वो फास्टर रिएक्शन से कम नहीं होती, बीटा ऑप्शन। क्या हीट लॉस से जो है वो यील्ड कम होती है? नहीं, हमने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, डेल्टा ऑप्शन। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन रिवर्स में आना शुरू सिर्फ डायरेक्ट जा रहा है वापस नहीं आ रहा तो क्या इससे यील्ड कम होती है? जी नहीं, हमने सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि जो यील्ड है थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो कम हो सकती है। वो कम हो सकती है किस वजह से? मैकेनिकल लॉस की वजह से, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर की वजह से, कंपीटिंग रिएक्शन की वजह से, या साइड रिएक्शन की वजह से। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो है साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड सोची थी उसमें एक्चुअली कमी आनी शुरू हो गई है। 8th ऑप्शन 8 क्वेश्चन में चार्ली ऑप्शन सही हो गया। 9th क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला जब भी आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने हों तो एक ही है, और वो फार्मूला ये है कि आपने मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर करना होता है। यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं
और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो आपने निकालने हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर निकालना है, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में 1 है इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हाइड्रोजन निकालने होते मैं 2 से मल्टीप्लाई करता क्योंकि हाइड्रोजन 2 है सल्फ्यूरिक एसिड में, और ऑक्सीजन निकालने होते तो ऑक्सीजन के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करता क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन 4 हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो जवाब आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये आंसर जब आप निकालते हैं तो ये आता है 1 2 1 3.01 इंटू 10⁻23 और ये ऑप्शन मुझे डेल्टा में नजर आ रहा है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच फार्मूला शोज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मैस। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद हमारा ये था कि अगेन हम इस बात को आपको क्लियर कर दें कि एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर की आपसे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में क्वेश्चन है। याद रखना है कि जब भी जिस एटम की परसेंटेज आपको पूछी गई है उसके मुकाबले में जो बाकी एटम्स हैं अगर वो हैवियर होंगे, भारी होंगे, ज्यादा मैस वाले होंगे तो नाइट्रोजन की, फॉर एग्जांपल इस केस में तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल बीटा ऑप्शन को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करता हूं तो बीटा ऑप्शन में 2 नाइट्रोजन 28 और 3 ऑक्सीजन जो कि 48 मैस रखते हैं, तो नीचे वाला मैस 48 प्लस 28 ये तकरीबन बन जाता है 76। नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। इसी तरीके से चार्ली ऑप्शन में 2 ऑक्सीजन एटम हैं, उनका मैस भी डेफिनेटली ज्यादा होगा, ऑक्सीजन हैवी मैस रखता है। डेल्टा ऑप्शन में भी ऑक्सीजन और 5 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन और 5 हाइड्रोजन। जिस तरह मैंने ये बीटा ऑप्शन के लिए लिखा इसी तरीके से मैं चार्ली ऑप्शन के लिए भी लिख लेता हूं, नाइट्रोजन 14 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन देखें 16 टू ये तकरीबन 46 बन गया। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो ये बनता है 14 नाइट्रोजन 14 और डिवाइडेड बाय देखें ऑक्सीजन 16 और 14 30 ये 35 बन गया। इसके मुकाबले में अल्फा ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन 14 टोटल 17। बिल्कुल क्लियर है हमें कि 14/17 का आंसर डेफिनेटली बड़ा आना चाहिए 14/35, या फिर हम कह सकते हैं कि 14/46 से बड़ा आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ना, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी आएगी, ये हम याद रख सकते हैं। और इसकी एक आसान सी इंडिकेशन हमने ये बताई, मेजॉरिटी केसेस में काम करती है कि अगर डिनोमिनेटर के लिए आपके जो काउंटर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो ऑक्सीजन है या वो हैवियर एटम्स हैं लाइक सोडियम लगा है, कैल्शियम लगा है, तो फिर जो है ना वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस वो कम होती जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन अमोनिया यहाँ पर सही हो गया। 11th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? चार्ली ऑप्शन जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर 12 क्वेश्चन देखें, इंटरेस्टिंग सवाल है। HCl when added to water produces H positive and Cl negative ions. If 1 mole of HCl weighs 36.5 gram, which of the following terms best describes the molar mass? लिखता है, इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए कह रहा हूं कि सवाल का ओरिजिन जो है ना वो आपको मिसगाइड कर रहा है। इट सेज HCl जो है उसे पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है और इसकी आयोनाइजेशन से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनते हैं। अच्छा, इसका जो मैस है मोलर मैस वो 36.5 है। अब बताएं कि ये मोलर मैस के लिए बेस्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर आयोनाइज होने से हमें ये फीलिंग आती है कि शायद ये कोई आयोनिक कंपाउंड है जो आयोनाइज होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि HCl जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जो कि पानी में आयोनाइज हो जाता है लाइक एनी अदर एसिड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो मैस होता है उसे आप मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स कहते हैं। आयोनिक मैस कुछ लोगों ने यहाँ पर या फार्मूला मैस टिक किया होगा जो कि सही नहीं है। सही जवाब है अल्फा ऑप्शन, मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स। तो इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर सवाल पूछना ये एग्जामिनर का एक तरीका रहा है, उसी को हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया ताकि आपको ये आइडिया क्लियर करवाया जा सके। 13th क्वेश्चन है, एटॉमिक मास इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद 1/12 ऑफ कार्बन 12। दिस मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 कम्स आउट टू बी। तो कार्बन का जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 है उसको आप कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं,
AMU कहते हैं और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखी 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसे कहते हैं जी बीटा ऑप्शन 1 AMU। 14th क्वेश्चन देखते हैं 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस हैज मैस। तो ये सवाल जो है ये हमसे चाह रहा है कि हम एक कंपैरिजन बना लें और कंपैरिजन गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान में होता है, नोन और अननोन के दरमियान में होता है। नोन है मुझे यहाँ पर वॉल्यूम और अननोन है मुझे यहाँ पर उसका मैस। तो पहले मैं स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री या मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन को देखता हूँ। मुझे पता लगता है कि अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो नाइट्रोजन के तो उनका मोल कितने हो जाएंगे 1 और नाइट्रोजन के 1 मोल का मैस कितना होता है 28 ग्राम होता है। अब 22.4 डेसीमीटर क्यूब के अगर मैंने बनाने हैं 2.24 डेसीमीटर क्यूब तो पहले मैं यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड कर दूँ ये भी रास्ता है, या फिर आप यूनिटी मेथड पूरा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट डिवाइड किया था, यहाँ पर मैं कंप्लीट मेथड लिख देता हूँ। पहले आप 22.4 को सामने ले जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, इट विल बी 28/22.4। और अगर मैं यहाँ पर 2.24 से यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड पर जो आप प्रोसेस या स्टेप करेंगे राइट साइड पर भी मैथमेटिकल इक्वेशन में वही चीज़ करनी होती है। ये हो जाएगा 1 10 और यहाँ से आंसर आएगा 2.8 ग्राम। तो नाइट्रोजन के 2.24 डेसीमीटर क्यूब का जो मैस होगा इट विल बी बीटा ऑप्शन 2.8 ग्राम। 15th क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन हमें पहले लिख लेनी चाहिए। ब्यूटेन जो है वो C4H10 होती है। C4H10 को अगर मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूँ तो यहाँ से बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने ये वैल्यूज लगा दी। यहाँ से मुझे पता लगता है कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो इस इक्वेशन में 4 2s are 8 और 5 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 13 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए होंगे 6.5। 13 हो जाएगा तो 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मेरे पास होंगे तो मैं मीथेन के 1 मोल को कंप्लीटली कंबस्ट कर सकूंगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हमने बनाई है और बड़ी सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन 10 है, इसलिए 5 वाटर तो सीधी है। इस तरह की स्ट्रेट इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो अल्फा ऑप्शन 6.5 इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम between 2 moles of hydrogen and 16 ग्राम of methane। रेशियो ऑफ वॉल्यूम है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 2 मोल्स हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है और 16 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम कितना है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 2 मोल हाइड्रोजन जो हैं उनका वॉल्यूम हो जाएगा डबल यानी कि 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा मीथेन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मीथेन का वॉल्यूम निकलेगा, मीथेन का मैस है 16 ग्राम, मीथेन का मोलर मैस है 16 ग्राम, यानी कि मीथेन के मोल कितने हो गए फिर 1 मोल हो गए और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव volume of methane. Volume of hydrogen is 44.8 decimeter cube while the volume of methane is 22.4 decimeter cube. आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लें तो यहाँ 2 बचता है, यहाँ 1 बचता है। तो क्या वैल्यू आ गई हाइड्रोजन और मीथेन के रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स? डेल्टा ऑप्शन 2:1 बन गई। 17 क्वेश्चन देखते हैं, द मैस ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया था कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर
दो वाटर मालिक्यूल जो है वो बनाते हैं। ये है जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने का तरीका है वो ये है कि आपको जो गिवन मैस दिया हुआ है हाइड्रोजन का उसे आप ऊपर लिख दें और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो मैस आ रहा है उसे नीचे लिख दें। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो गिवन मैस है यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैस आ रहा है उसे नीचे रख दें। जवाब क्या आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है ये रेशो आ गई, यहाँ से जवाब आ रहा है 1/2, यहाँ से जवाब आ रहा है 1/2। दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन अगर दोनों जवाब सेम ना आए तो फिर जो वैल्यू कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है और उसी से आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए इसका मतलब है चाहे आप हाइड्रोजन से वाटर की कैलकुलेशन कर लें चाहे ऑक्सीजन से वाटर की कैलकुलेशन कर लें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के तरीके में आपने वक्त जो है वो बचाने की कोशिश नहीं करनी, हमेशा पूरा टाइम लगाना है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप कहेंगे वी हैव mass of hydrogen and we want mass of water. According to balanced chemical equation, अगर आपके पास 4 ग्राम, 2 मोल का मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो दे फॉर्म 36 ग्राम वाटर। अगर 4 सामने ले जाएंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन विल मेक 36/4 ग्राम वाटर। और अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है जैसा कि सवाल में पूछा गया है तो लेफ्ट साइड पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट 18 ग्राम्स। सो बीटा विल बी द राइट आंसर हियर। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का स्टेप जो है ये हमने इजाफी किया, हालांकि प्रैक्टिस के साथ आपको अंदाजा हो जाता है कि दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में हैं, लेकिन डू नॉट मिस दिस। बहुत एक जना हार्डली 10 सेकंड्स का काम है ये, तो दोनों बराबर, इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन। अच्छा, कोई भी एक सब स्पीशी निकालने के लिए हमने कहा था कि फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अच्छा, यहाँ पर क्या फार्मूला है, यहाँ पर मोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो फार्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय द स्पीशी which we are interested in finding out। नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नियॉन ग्रुप 8 का मेंबर है जिसे नोबल गैसेस भी कहते हैं, 18 ग्रुप बी से कहा जाता है। तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फार्मूला बना वो है मैस ओवर मोलर मैस, जिसे मोल्स भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी चीज़ आपने निकालनी है। पिछली बारी हमने सल्फर निकालना था, सल्फर की तादाद थी सल्फ्यूरिक एसिड में 1। अब हमने नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है 8, तो 1 अगर ना भी लिखा हो तो भी कोई मसला नहीं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन आर बीटा ऑप्शन 8 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। 19 देखते हैं, इफ 2 मोल्स of sulfur dioxide are oxidized to sulfur trioxide, how many moles of oxygen molecules are required? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर मैं लिखूं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के जब 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, दे कंज्यूम ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर फिर सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ली 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हर एक के अंदर 2-2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन का मैच तो यहाँ पर हर जगह सेम ही है, लेकिन फिर चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बाकी सब एटम्स का मैच। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन के हिसाब से बात की थी कि जैसे जैसे जो बाकी एटम्स हैं, कंबाइनिंग एटम्स हैं, उनका मैच बढ़ेगा, वैसे वैसे जो इंटरेस्ट है हमारा, जो ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन जिसकी भी बात हो रही है, उसकी जो परसेंटेज है वो उसी हिसाब से कम होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे कम जो मैच हमें नजर आ रहा है ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम्स का, वो फॉर्मिक एसिड में नजर आ रहा है, जहां पर ऑक्सीजन का मैच है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का मैच है 32, जबकि बाकी एटम्स का मैच सिर्फ 14 ऐड कर रहा है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हैं, 14 हो गया, 32/14 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इसके अलावा अगर आप एसिटिक एसिड को देखें, उसमें कार्बन का मैच ऐड हो रहा है। प्रोपेनोइक एसिड में फर्दर 2 कार्बन हैं, टोटल 3 कार्बन है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मैच होगा। और इसी तरीके से डेल्टा ऑप्शन में भी कार्बन ज़्यादा होने की वजह से जो मैच है वो ज़्यादा हो जाएगा। किन एटम्स का? जो डिनोमिनेटर में टोटल मैच होता है, तो टोटल मैच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर इज चार्ली ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। 21st क्वेश्चन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज द ओनली फार्मूला यूज्ड फॉर। हाइड्रोजीन एक कोवलेंट कंपाउंड है, ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है। तो यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन चार्ली ऑप्शन सोडियम क्लोराइड एक प्योरली आयोनिक कंपाउंड है एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। 22nd क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इन मीथेन। तो कार्बन का मैस हम यहां पर अगर मेंशन करें, मीथेन लिख देते हैं। मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का मैस कितना होता है? एक कार्बन का मैस होता है 12 ग्राम, और 4 मोल अगर हाइड्रोजन के होंगे तो उनका मैस 4 ग्राम होगा। तो ये रेशो अराउंड 3:1 बनती है। 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो इस तरह ये रेशो जो है वो हमारे पास बन रही है, डेल्टा ऑप्शन 3:1। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 15.5 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड आर। अच्छा, कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है, मैस हमें गिवन है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन 48, हाइड्रोजन 2 50 हो जाएगा, कार्बन 12 62 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड हमने करना है एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 10⁻23 1 4 1 1.5, तो अराउंड 1.5 10⁻23 यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। और अगेन फॉर्मूला क्या है? मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो राइट आंसर हियर इज चार्ली ऑप्शन, 1.5 × 10⁻23। 24th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो अब एटम्स वाला या कोई सब स्पीशी, एक तो मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के अलावा अगर कोई चीज निकालनी हो तो फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी चीज आपने निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैस ओवर मोलर मैस की जगह मोल्स दिए हुए हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल एटम्स पूछे गए हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स होते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सही जवाब आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन 3 × एवोगैड्रोस नंबर। 25 देख लें। 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP वेज। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन मेथड आ गया। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की जाए तो वॉल्यूम अगर सल्फर डाइऑक्साइड का 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो फिर मोल कितने होंगे? 1 मोल होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल होता है 64 ग्राम। वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सल्फर 32, ऑक्सीजन 32, टोटल 64। अब हमें क्या पूछा गया है? 2.24 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ पर 2.24 डेसीमीटर क्यूब को सामने ले जाऊंगा वो डिवाइड हो जाएगा, वो भी तरीका मौजूद है। या फिर अगर आप सिंपल, बल्कि वही कर लेते हैं क्योंकि आप हमेशा थोड़ा सा मैथ बायो वाले लोगों का इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो पहले मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ।
22.4 लेफ्ट साइड पर ले गया मैं, और फिर मैंने लेफ्ट साइड पर 2.24 जो गिवन डाटा है उससे मल्टीप्लाई किया, और जो भी एक्शन हम मैथ के अंदर इक्वेशन के एक साइड पर करते हैं वही दूसरी साइड पर करते हैं, तो 110 एंड यू गेट 6.4 ग्राम। तो 6.4 ग्राम आ जाता है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया बीटा 25th क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन है, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मोलर मास देख लें 24, तो ये हाफ मोल बन रहा है। 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि मोलर मास 12 है तो ये हाफ मोल बन रहा है, और 28 ग्राम ऑफ आयरन, इसका मोलर मास 56 होता है तो ये भी हाफ मोल बन रहा है। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम हाफ मोल है, 6 ग्राम कार्बन हाफ मोल है, 28 ग्राम आयरन हाफ मोल है। तो हाफ मोल होगा तो उसमें एटम्स कितने होंगे, एक मोल के अंदर कितने, एवोगैड्रोस नंबर, तो हाफ मोल में कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि डेल्टा ऑप्शन 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ईच। तो हाफ हो गया, हाफ एक मोल में 6.02, हाफ मोल में 3.01 इंटू 10⁻23, और अगर 1/4 हो तो 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये जनरल कैलकुलेशन ना, एक मोल के में कितने एटम है, आधे मोल में कितने एटम है, 1/4 मोल में कितने एटम है, ये आपको जनरली वैसे ही पता होने चाहिए ताकि आप पेपर में इस स्टेप पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर फिर गिवन और रिक्वायर्ड वाली बात आ गई है। 27 में हमें गिवन क्या है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है मास ऑफ एल्यूमिनियम। सही है जी, रिलेशन बना लिया हमने स्टोइकियोमेट्री की बेस पर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो होता है इसका मास होता है 27, एक एल्यूमिनियम का, दो एल्यूमिनियम का मास हो जाएगा 27 + 27। तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास निकाल देता हूँ आपके लिए। एल्यूमिनियम का मास होगा 2 इंटू 27, और ऑक्सीजन का मास होगा 3 इंटू 16। ये आ रहा है 48, ये आ रहा है 54, तो इट वेज 102 ग्राम। 102 ग्राम यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास है। हमें उसमें एल्यूमिनियम का मास पूछा गया है, वो तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि वो होता है 54 ग्राम। तो बड़ा ही आसान सवाल यहाँ मिला हमें कि 104 ग्राम के अंदर 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना होता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आया 54 ग्राम, चार्ली ऑप्शन। 28, अ पीस ऑफ वुड is combusted in air. After some time the combustion comes to an end. The role of wood in this case is, तो वुड जो है वो जब हवा में जलती है तो थोड़े से बाद जलने का अमल खत्म हो जाता है। क्या उसकी वजह ये है कि हवा खत्म हो गई है? जी नहीं, असल में वुड जो है वो खत्म हो गई है, और वुड खत्म होने की वजह से वुड इज एक्टिंग एज, चार्ली ऑप्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन 29 देखते हैं, मैग्नीशियम आयोनाइजेस टू रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस दैट वी हैव एन इक्वेशन लाइक दिस। मैग्नीशियम से बन रहे हैं मैग्नीशियम +2, और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। फॉर्मूला हम लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम जो कि गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम जो कि हमें पता है, इनटू एवोगैड्रोज नंबर, और इनटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। सही है जनाब, तो यहाँ से बन जाएगा 24 1 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एवोगैड्रोज नंबर इंटू 2, या 4Na, 4 मोल बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो स्टैंडर्ड फार्मूला ही यूज़ किया है, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए थे, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल दो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो ऑप्शंस दिए हैं वो मोल्स दिए गए हैं, तो 4 एवोगैड्रोज नंबर का मतलब फिर डेफिनेटली 4 मोल्स ही बनता है, और यहाँ से हम जवाब डेल्टा ऑप्शन भी लिख सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन एक्सटेंडेड तरीके से इसलिए की है कि मैं हर स्टेप पर अगर डिफरेंट कैलकुलेशन करता हूँ तो आपको ऐसे लग सकता है कि शायद देयर आर मल्टीपल वेज जो हर बारी हमें यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस या समथिंग लाइक दैट, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एटसेट्रा मालूम करने होते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, जिसकी जगह मोल्स भी आप लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय जिस चीज़ की बात की गई हो। तो अगर उसने वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दी होगी तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे होंगे, आंसर्स मोल में होंगे, तो जितने एवोगैड्रोस नंबर हैं उतने ही मोल होंगे। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंडिकेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, अब एवोगैड्रोस नंबर तो यहां पर कांस्टेंट है, तो फिर मोल्स ज्यादा किसके होंगे? जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं उसके मोल्स ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ डेल्टा ऑप्शन 3.01 10⁻23। 10⁻23 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू ज्यादा होगी उसका आंसर ज्यादा आ जाएगा। 31st क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स शो करती है, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड या मेटल या जाइंट कोवलेंट कंपाउंड के लिए नहीं लिखा जाता। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आमतौर पर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए ही लिखा जाता है। जाइंट कोवलेंट कंपाउंड के लिए तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। तो 31 में आंसर हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन। 32nd क्वेश्चन देखें। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ मीथेन हैव इक्वल। अच्छा, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आपके सामने है CH3COOH और 1 मोल ऑफ मीथेन CH4। जब इन दोनों का एक एक मोल ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने आप को परेशान नहीं होने देना। हमें पता है कि 1 मोल अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हों तो उनमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही है। बिला वजह हम यहाँ पर वैसे मैथ्स पर भी टाइम ज़ाया कर सकते हैं। इसका मैथ्स जो है एसिटिक एसिड का 60 होता है, मीथेन का 16 है। यहाँ पर 5 एटम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 3, 4 और 8 एटम नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और मैसेज ये तो डिफरेंट ही हैं, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर सेम हो सकते थे। 33rd क्वेश्चन है, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बिलो। मीथेन रिएक्शन कर रही है, रिलेशन देख लें, मीथेन 1 हो तो हाइड्रोजन के 3 जो हैं वो मोल बनते हैं। What volume of hydrogen can be obtained from 50 centimeter cube of methane at standard temperature and pressure? इस तरह के सवाल को डालने का मकसद ये है कि आपको ना एक नए अंदाज से सोचने का तरीका दिया जाए। असल में ये जो रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर आपको तमाम तर जो स्पीशीज हैं वो गैशियस फॉर्म में नजर आ रही हैं। अगर कोई सारी स्पीशीज गैशियस फॉर्म में हो किसी रिएक्शन में, या जिनके बारे में सवाल है, एटलीस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीथेन और हाइड्रोजन के बारे में सवाल है, अगर वो गैशियस फॉर्म में हैं तो जो उनकी मोल्स की रेशो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वही उनके वॉल्यूम्स की रेशो भी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें मोल्स की रेशो जो है, मोल्स ऑफ मीथेन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रेशो ये मिल रही है कि अगर एक मीथेन होता है तो उससे 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो होगी, यानी कि अगर एक मोल से 3 मोल बन रहे हैं तो फिर 50 मोल से, अगर लेफ्ट साइड पर 50 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मोल से 150 मोल बनेंगे और 50 सेंटीमीटर क्यूब से 150 सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे। सही है जनाब। तो जो मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर 150 सेंटीमीटर क्यूब सही हो जाएगा, ओनली फॉर दोज रिएक्शंस जहां पर जो हमारी कंसर्न स्पीशीज हैं वो गैस की फॉर्म में होंगी। 34th क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए, अल्फा ऑप्शन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं लग रहे, उनकी अगर बात की जाए तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही नहीं लग रहा। क्यों नहीं सही लग रहा, मैं ऑप्शन हल कर देता हूँ हर एक को थोड़ा थोड़ा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन देखें,
हीलियम का मैस है 4, हीलियम का मोलर मैस है 4, तो डेफिनेटली यहाँ से 1 मोल आ रहा है हीलियम के एटम्स का, तो ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स बन रहे हैं। अल्फा ऑप्शन तो सही लग रहा है। बीटा ऑप्शन में देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 मैग्नीशियम, वो तो 2 हैं, तो यहाँ से 2Na जवाब आ जाएगा जो कि 1Na नहीं बन रहा। चार्ली ऑप्शन देखिए, मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल तो Cl2 का होता है इस तरह, जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो क्लोराइड है और क्लोराइड होती है इस तरह। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना भी चाहें, ऑल दो क्लोराइड से क्लोरीन कैलकुलेट नहीं हो सकते क्योंकि ये आयन है और ये मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर कैलकुलेट करना भी होता तो क्लोराइड का मैस होता है 35.5, क्लोरीन मॉलिक्यूल का मैस होता है 71 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा था वो बन रहा था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाफ Na बन रहे हैं, हाफ Na मॉलिक्यूल्स मैस जो गिवन है क्लोराइड का, और जो चीज़ निकाल मोलर मैस क्लोरीन मॉलिक्यूल का वो 71 है, ये भी सही नहीं हुआ। डेल्टा ऑप्शन देखें, कितना मैस है मैग्नीशियम का 12, मोलर मैस कितना होता है 24, मल्टीप्लाइड बाय Na करेंगे, यहाँ से भी हाफ Na आ रहा है। तो वी कैन सी दैट हीलियम का मैस ओवर मोलर मैस करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो हीलियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं 1Na। इसके मुकाबले में मैग्नीशियम में 2Na आ रहा है, क्लोराइड में हाफ Na आ रहा है, और मैग्नीशियम के 12 ग्राम एटम्स के अंदर भी हाफ Na एटम्स वह बन रहे हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ हीलियम में मौजूद हैं 34 के अंदर। सही है जनाब, अल्फा ऑप्शन हो गया। 35 देख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो बड़ा आसान कंपैरिजन है, हम ब्यूटेन का फार्मूला लिख लेते हैं C4H10 और उसमें हाइड्रोजन देख लेते हैं। C4H10 का अगर 1 मोल हो तो उसमें 10 मोल जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं। वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 36 देखते हैं, 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 72 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इक्वेशन पहले लिख लेनी चाहिए मुझे। इक्वेशन ये कहती है कि 2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से मिलते हैं तो बनाते हैं 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मैस कितना होता है 64, 2 मोल का कितना होगा 128। तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ कि अगर 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी बनती है ये हमने नोट करना है। वो नोट कर लेते हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ पर सल्फर हो गया 64, इसका मैस निकाल लेना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर है 16 3s are 48 और 48 और सल्फर यहाँ पर कितनी है, सल्फर है 32। ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से मैस बनता है 80 आ गया। 1 सल्फर ट्राइऑक्साइड का मैस, 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड का मैस कितना होगा, वो मैस हो जाएगा 160 ग्राम। सो द गिवन डाटा जो उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है, इट सजेस्ट्स दैट सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल जिनका मैस होता है 128 ग्राम, जब वो रिएक्ट करके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं तो उनका मैस होना चाहिए 160 ग्राम। अब देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा सेज 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो रिएक्ट कर रहे हैं। चलें जनाब, इस बात को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हैं 128 ग्राम, उनसे बनते हैं 160 ग्राम। इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 वाला ना, अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव इज मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, व्हाट वी वांट is mass of sulfur trioxide। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के होंगे, they should make 160 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर 1 ग्राम होगा तो it will make 160 over 128, और अगर 64 ग्राम होंगे तो लेफ्ट साइड पर 64 किया है, राइट साइड पर भी 64 कर देंगे तो it should make 1 to 180। तो इसे 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाना चाहिए।
अच्छा, बन कितना रहा है 72। सो एक्चुअल यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज 72 ग्राम, theoretical yield for this reaction is 80 ग्राम multiplied by 100। तो हम यहाँ पर 0 को 0 से काटते हैं, 8 1 जार 8, 8 9 जार 72। तो यहाँ पर 90% यील्ड बन रही है। क्वेश्चन को आपने देखा कि मैनीफोल्ड्स डीप इट वाज, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उससे कितना मैस बनना चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमने ऊपर रखनी है, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे रखनी है। राइट आंसर वुड बी डेल्टा 90%। 37 देख लें क्वेश्चन, मैस ऑफ क्लोरीन इन 1 मोल ऑफ CCl4। बड़ा ही आसान कंपैरिजन है, हमें लिख लेना चाहिए CCl4 जो है उसका मोल दिया हुआ है, यानी कि मोल्स ऑफ CCl4, और रिक्वायर्ड क्या है, मैस ऑफ Cl हमें चाहिए है। मोल्स 1 हैं और इसके अंदर क्लोरीन का मोल कितने बन रहे हैं, 4, यानी कि 4 बन रहे हैं क्लोरीन। हर एक का मैस है 35.5। सो इट विल बी अराउंड 142। लेट्स सी, यस अल्फा ऑप्शन 142 ग्राम हो गया। तो मोल्स को मैस से रिलेट किया। हर बार जो मैं रिलेशन वाला सवाल कर रहा हूं उसे आप ध्यान से देखा करें, क्योंकि इससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। 38 क्वेश्चन आ गया, यूनिट यूज टू एक्सप्रेस मोलर मैस। मोलर मैस जी ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस होता है। चार्ली ऑप्शन इजी क्वेश्चन इट वाज। 39 आ गया, 1 मोल ऑफ विच ऑफ दीज विल ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सवाल याद रख लें कि बता रहा है concept of molar volume is only applicable for gases. Water is a liquid at room temperature. Formic acid is a liquid जिसका जो melting point है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने देखा हुआ है, और एथेनॉल का 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपने जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखा है। इन सब में से सिर्फ अल्फा ऑप्शन मीथेन STP रूम टेम्परेचर पर, सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो मीथेन ही गैस होती है, और गैसेस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। 40th क्वेश्चन देख लें, आयोडीन एग्जिस्ट्स एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक इंफॉर्मेशन दी गई है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयोडीन विल मेक अप एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन। सवाल पूछ रहा है कि आयोडीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो आयोडीन I2 के, आयोडीन जो मॉलिक्यूल है I2, उसके कितने मोल होंगे जिसमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स होंगे। अच्छा, यहां पर हमें कंपैरिजन जो है वो ये पूछा गया है कि आयोडीन और I एटम्स। अगर आयोडीन का 1 मोल होता है तो उसमें आयोडीन एटम होते हैं 2, सही है जनाब। तो अगर आयोडीन के होंगे हाफ मोल तो उसमें आयोडीन कितनी होगी, 1 मोल। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आयोडीन 1 के अंदर 2 हैं, हाफ के अंदर 1 हो जाएंगे। वेरी इजी, चार्ली ऑप्शन 0.5 मोल्स। तो देखने में सवाल जो है ना वो कई दफ़ा काफ़ी डिफिकल्ट फील होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनमें एक सिंपल कंपैरिजन, अगेन आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन से आप बआसानी जवाब जो है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 41 देखते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 71 ग्राम क्लोरीन टू फॉर्म HCl. How much mass of excess reactant is left after the reaction? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का तरीका मैंने ये बताया है कि आपको गिवन डाटा में जो वैल्यूज दी गई हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की, उन्हें आप ऊपर लिख देते हैं, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो वैल्यू नजर आ रही है हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम और क्लोरीन का मैस 70 ग्राम, उसे नीचे रख लेना है आपने। अब जब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2 और क्लोरीन की वैल्यू आती है 1। हमने ये फाइनल कर लिया है कि इस तरह की जो रिलेशन आप डेवलप करते हैं उसके अंदर जिसकी वैल्यू कम आती है वो हो जाता है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्लोरीन रिएक्टेंट है लिमिटिंग, और इस लिमिटिंग रिएक्टेंट का 1 मोल जो है वो रिएक्ट करता है, उसके बाद क्लोरीन खत्म हो जाती है। देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लोरीन का 1 मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 1 मोल से।
क्योंकि क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसलिए 1 मोल रिएक्ट करने के बाद ये तो खत्म हो जाएगी, तो फिर हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा 1 मोल। सही है जी। लेकिन ये तरीका यहाँ पर समझने की हद तक तो अच्छा है, अलबत्ता प्रैक्टिकली मुख्तलिफ कंडीशंस में अप्लाई करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा तरीका वो होता है जिसे आप हर हालात में बिल्कुल हाफ माइंड के साथ भी अप्लाई कर सकें। तो यहाँ से हमने फाइनल किया कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। अब हम ये फाइनल करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कितनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद ख़त्म होगा, और जितनी हाइड्रोजन इससे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी वो तो इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी हाइड्रोजन बच जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंपैरिजन बना रहा हूँ मोल्स ऑफ क्लोरीन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का। मोल्स ऑफ क्लोरीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 हो तो वो हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, और फिलहाल हमारे पास जो गिवन डाटा उसके मुताबिक क्लोरीन का है भी 1 ही मोल, तो क्लोरीन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन के दिए कितने गए हैं 2 मोल्स, 1 मोल रिएक्ट कर लेंगे, बाकी 1 मोल बच जाएगा। 1 मोल का मैस होता है बीटा 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये सही आंसर हो गया। दिस इज द परफेक्ट वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म डज नॉट रिलेट टू मोल। ग्राम एटम एलिमेंट का मोल होता है, ग्राम फार्मूला मैस यानी कि आयनिक कंपाउंड का मोल होता है, ग्राम आइन आयोनिक स्पीशी का मोल होता है, लेकिन चार्ली ऑप्शन ग्राम प्रोटॉन ये किसी चीज के मोल की जो स्टेटमेंट है वो नहीं है। 43rd क्वेश्चन है, 10 ग्राम नियॉन एंड 20 ग्राम कैल्शियम है। 10 ग्राम नियॉन यानी कि लिख लेते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, हर नियॉन में एक ही एटम होता है। 20 ग्राम कैल्शियम देखें, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, हर कैल्शियम में एक ही एटम होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों में बन रहे हैं हाफ मोल एटम्स और दोनों के एटम्स बीटा ऑप्शन इक्वल हैं। हर एक में प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ पर नियॉन में 10 होते हैं और कैल्शियम में 20 होते हैं। 44th क्वेश्चन देखें, द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप देखते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड से बनते हैं 3H पॉजिटिव और 7 फॉस्फेट। अब हमारे पास गिवन मैस कितना है 98, मोलर मैस कितना होता है फॉस्फोरिक एसिड का 98 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और हर एक से कितने आयन बनने हैं 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3Na यहाँ पर जवाब आ रहा है, और Na की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 45th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज शोज नंबर ऑफ कार्बन्स इन 90 ग्राम ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन्स निकालने हैं, मैस है 90, मोलर मैस है 180, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, हर ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम हैं। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही है कि आप 0 को 0 से काट लेते हैं, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये तकरीबन 18.02 10⁻23, या फिर जिसे आप 1.802 10⁻24 भी कह सकते हैं, वो वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर वो ऑप्शन बन रहा है बीटा। 45 में बीटा इज द राइट आंसर। 46 मैकेनिकल लॉस वाइल डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लेबोरेटरी। जब आप मैकेनिकल लॉस होता है किसी लेबोरेटरी वर्क में तो इट कॉजेज रिएक्शन टू स्टॉप। नहीं जी, मैकेनिकल लॉस से रिएक्शन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, लेकिन उससे प्रोडक्ट जो है ना वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। बीटा हेल्प्स आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है, मैकेनिकल लॉस से आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते। और चार्ली ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये कंप्लीट नहीं करता रिएक्शन को, रिएक्शन ने अपनी रफ्तार से चलना होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैकेनिकल लॉस जब प्रैक्टिकल वर्क में हो रहा होता है तो इट डिक्रीजेस एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है मैकेनिकल लॉस से, इनएक्सपीरियंस वर्कर से और साइड रिएक्शन या कंपीटिंग रिएक्शन से। 46 में डेल्टा ऑप्शन हो गया। 47 एक्चुअल यील्ड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल यील्ड होती है वो amount of product which is obtained in a chemical reaction actually by experiment। ये theoretically नहीं निकलती, ये actually निकाली जाती है। 48th क्वेश्चन आ गया,
विच टर्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मोल ऑफ वाटर। जो वाटर है वो कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए उसके लिए ग्राम मालिक्यूल सही ऑप्शन होगा। बीटा ऑप्शन सही हो गया। 49 0.25 moles of all the ideal gases occupy a volume of dash decimeter cube. You have moles of gas, ideal gas, and you want to find out their volume. तो पहले आप स्टैंडर्ड देखेंगे कि 22.414 सॉरी पहले हम लिख लेते हैं कि इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। इफ़ यू हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इट विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सही है जनाब। तो अगर 0.25 मोल है तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से आंसर आ जाता है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं 0.25 मोल्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगेन वी आर यूजिंग द फेमस कंपैरिजन मेथड। 50th क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस टेंड टू। तो अगेन हमने कहा कि अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शन से क्या होता है, एक्चुअल यील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है वो नहीं बनता, साइड प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। एंड विद दिस we come to the end of our today's discussion on fundamentals of introduction to fundamental concepts of chemistry। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में लाजमी पूछ लें, और कोई भी सवाल हो तो आप किसी तरह भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।